सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपको पता है किसकी होने वाली है? वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ये आप सभी के लिए है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन इंक्लूड हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इसका जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, जिसमें से 25 नंबर तो आपको लाना ही लाना होता है। अगर एक भी नंबर कम हो जाता साथियों तो आपका लग जाता है बैक। तो इस वजह से इन सब्जेक्ट में हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, तो अंत तक वीडियो को जरूर से जरूर देखें ताकि जितने भी आपके अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन इससे बन रहे हैं सारे के सारे कंप्लीट हो जाए। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले सकते हैं और ट्विटर अकाउंट पे भी, और साथ में फेसबुक पेज भी, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपना बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि पता है आपको, आज हम लोग लेकर के आए हैं आप सभी के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि पहला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर दिया गया है कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों है, यह कथन प्लेटो का है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो महर्षि वेद व्यास का कथन है कि ज्ञान शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शक ही नहीं करता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना चलना व्यवहार करना भी सिखाता है। ठीक है, बोलना चलना व्यवहार करना भी सिखाता है। अगला हमारा जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है कि शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा जो है वो विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकतानुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है साथियों कि शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये कथन आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा, घर में आप लोगों को बहुत सारे लोग कहते भी होंगे। ठीक है, आपको कहते होंगे, ये लाइन जरूर करते होंगे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान के में पंखों का आधार है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है वह शेक्सपियर का है। जी हाँ दोस्तों, यह कथन शेक्सपियर का है। और अगला क्वेश्चन हमारा बनता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह किसने कहा है दोस्तों? यह किसने कहा है आप सभी को बताएं। तो यह कथन किसने कहा था? पता है आप सभी को ना, महात्मा गांधी ने कहा था। दोस्तों इसकी थ्योरिटिकल क्लास जो जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनते हैं उन सारे के ऊपर लगभग वीडियो बनी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर वर्तमान भारतीय समाज की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर इससे संबंधित सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मॉक टेस्ट आप ले रहे हैं, पहले थ्योरिटिकल क्लास पढ़ाइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मैंने इससे पहले काफ़ी सारी थ्योरिटिकल क्लासेस सेकंड सेमेस्टर के लिए हैं, लेकिन आप लोगों ने क्लासेस ली तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको लिए वीडियो दे रहा था ना, लेकिन आपने क्लासेस नहीं की तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों आपको पूरे मन से पढ़ना है, जितना भी पढ़ाया जाएगा पूरे मन से पढ़ना। आप काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो हम छोटी छोटी बनाएंगे तब ये 31 दिन में नहीं 2-3 महीने में भी कोर्स नहीं खत्म होगा। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, लगभग 20 मिनट के ऊपर ही वीडियो के देना पड़ रहा है। 20 मिनट के ऊपर ही वीडियो जा पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? यानी आत्माभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साथियों बनता है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन या फिर
अव्यवस्थित या आकस्मिक सर्वत सभी दशा परिस्थिति अवस्था एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं। तो दूरस्थ शिक्षा के मुख्य घटक जो हैं वो हैं मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम या पत्राचार शिक्षा। ये हो जाएंगे दूरस्थ शिक्षा के घटक साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है। तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। और वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा होती है वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा जो होती है वो क्या होती है, वेदों पर आधारित होती है, गुरु के घर में या उनके कुल में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, वही होती है। अगला हमारा बनता है कि वेद कितने प्रकार के माने जाते हैं या वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद होते हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी आपको करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतनी अच्छी तैयारी करना है आप सभी को, क्योंकि इस बैच का दोस्तों नाम है, इस बैच का नाम आपको थंबनेल पे ही लिखा मिला होगा, रणनीति 31 दिन की, 31 दिन की रणनीति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सा विद्या या विमुक्तय का क्या अर्थ है। तो ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, वही होता है, यानी क्या होता है, सा विद्या या विमुक्तय। इसका अर्थ लिखने को आ जाता है तो आप यही लिख सकते हैं कि ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है। तो यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती है और इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। तो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। अगला क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। तो 2 वेद के ज्ञाता को कहते थे वसु कहते थे। अगर पूछ लिया जाता है कि प्राचीन काल में वसु किसे कहते थे, तो प्राचीन काल के 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। तो 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप सभी का बन जाता है कि रुद्र किसे कहते थे। तो प्राचीन काल में 3 वेदों के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। तो 2 प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और यही टाइप आपका बहुविकल्पी में भी रख सकते हैं, उसमें ऑप्शन और बढ़ा के दे देंगे बस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि प्राचीन काल में चारों वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था। तो चारों वेद के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता था, आदित्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बनता है कि वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था, ठीक है, जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार दिया जाता था। तो चूड़ा कर्म संस्कार दिया जाता था, चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, पहले आप लोगों ने रामायण वगैरह में देखा भी होगा। ठीक है, और उसमें क्या होता था, चूड़ा कर्म संस्कार होता था पहले। ठीक है, यानी उससे पूर्व, ठीक है, गुरुकुल में प्रवेश लेने से पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर कि गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था। तो उपनयन संस्कार कराया जाता था, जैसा कि भगवान राम का भी उपनयन संस्कार हुआ था दोस्तों। ठीक है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना। जी हाँ दोस्तों, गुरु के पास ले जाना। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है दोस्तों कि विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है। तो समापवर्तन संस्कार होता है, यानी विद्यार्थी जीवन समाप्त होने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है या आगे जब वो किस लिए आता है, ठीक है, उसका जब पूरा हो जाता है तो वो उसके ऊपर भार रखा जाता है, राज्य का भार या कुछ का भार। ठीक है, तो वो होता है समापवर्तन संस्कार होता है उसका। उसके बाद आता है कि डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है। तो डॉक्टर R.K. मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी जीवन जो समापवर्तन संस्कार था वो अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है।
है। लोग 60 साल पे भी पढ़ रहे हैं, 50 साल पे भी पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ना क्या, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये समावर्तन संस्कार होता था, अब नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। बौद्ध शिक्षा जो थी उसकी शिक्षण विधि क्या थी, तो उसकी शिक्षण विधि क्या थी दोस्तों, मौखिक थी। जी हाँ दोस्तों, कौन सी थी, मौखिक थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व है। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था, तो इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, मोहम्मद साहब कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया बात मोहम्मद साहब ने कही थी। मोहम्मद साहब जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही थी। वो बात कौन सी थी, आपको अभी मैंने बताया दोस्तों, आपको अभी मैंने बताया, तो इसी पर चलना भी चाहिए। मतलब लोग मानते हैं कि हाँ मुस्लिम धर्म को अपना मतलब अपने साथ नहीं रखना चाहते बहुत से लोग मुस्लिम साहब को, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज थे मुस्लिम में भी, ऐसे ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है, मतलब बहुत ही अच्छी बात कही है, नंबर 1 की बात कही उन्होंने। मतलब पहले कहते बहुत अच्छे थे, ठीक है, जो कहते थे एकदम भारत के लिए कहते थे। लेकिन आज क्या है, आज तो लोग क्या करते हैं कि मुसलमानों को मानते हैं कि हाँ ये वहाँ के हैं, ये अपने देश के हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो अपने देश में है भैया वो अपने देश में ही है। ध्यान दोस्तों, अपने देश में जो है वो अपने देश है, अपनी मातृभूमि का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इधर उधर से जो जातिवादिता करके जो इधर उधर से लड़ाई लगवाते हैं, सबसे ज़्यादा बुरी सोच उन्हीं की होती है, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, उन्होंने क्या कहा था कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना ही श्रेष्ठ है। मतलब आप दान में क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप दान में देना चाहते हैं कि आप दान में हज़ारों लाखों रुपए दे रहे हैं, आप हज़ारों लाखों रुपए 10 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा क्या है, एक नीच है, अनपढ़ है, ठीक है। ये ज़्यादातर किसके होते हैं बच्चे, मंत्रियों के बच्चे होते हैं। मंत्रियों के बच्चे जिनके तमीज़ नहीं होती है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गंवार होते हैं, पढ़े लिखे होते हुए भी गंवार होते हैं। मतलब उनको क्या नहीं मिली है, एक अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, एक अच्छी शिक्षा उनको नहीं मिली है। और मंत्री क्या कर रहे हैं आजकल, वहाँ दान दे रहे हैं, वहाँ दान दे रहे हैं, वहाँ दान दे रहे हैं। ये गलत बात है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हुमायूंनामा, जो हुमायूंनामा था वो किसने लिखा था, तो बाबर की पुत्री गुलबदन, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है साथियों कि मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती थी। तो मकतब क्या है, मकतब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। मकतब की प्रवेश आयु जो होती थी वो 4 से 5 वर्ष होती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है साथियों कि प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था, तो बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। जैसे कि अपने गुरुकुल होते थे वैसे उनका मकतब होता था, ठीक है। तो इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। तो किसने कहा था दोस्तों, यह कथन कहा था अरस्तु ने। यह कथन किसने कहा था, अरस्तु जी ने कहा था यह कथन। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कौन हैं इस पुस्तक के लेखक। तो इस पुस्तक के लेखक हैं एडम्स हैं, ठीक है, एडम्स हैं इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट हमारा बनता है कि जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। तो जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए दोस्तों। तो वीडियो को आपको एक बार तो लाइक करना ही करना है दोस्तों, ठीक है। एक बार वीडियो को आप फटाफट से जाइए पीछे और जल्दी से जाके थंब के बटन को दबा के पुनः आप कमेंट बॉक्स में आ जाइए। 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा आपको थम्स अप दबाने में, मतलब वीडियो को लाइक करने में आपको 1 से भी ज़्यादा सेकंड नहीं लगेगा। फटाक से जाइए पीछे, जल्दी से लाइक करके आ जाइए, क्योंकि आपके लिए क्लासेस चल रही, आपकी क्लास चल रही, तो आपका तो फ़र्ज बनता है वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो आधारभूत स्तंभ आपको बता दिया गया ना कि जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र को 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह
यह कथन किसका है? जी हाँ दोस्तों, यह कथन आपको बताना है किसका है। तो यह कथन जॉन डीवी का है। जी हाँ दोस्तों, किसका है? जॉन डीवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। तो बाहर प्रकट होती हैं, यह किस कथन जो है वो फ्रॉबेल का है। यह कथन किसका है? फ्रॉबेल का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका था? यह कथन था हर्बर्ट स्पेंसर का। आपको इस तरह लिखना है कि यह कथन किसका था? तो शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया, यह कथन हर्बर्ट और स्पेंसर का है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसे छोटी सी लाइन लिख दे रहे हैं तो आपका पेज भी भरा नहीं नजर आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा देखने। तो आप पूरी लाइन लिखने के बाद आप लास्ट में आंसर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि यह कथन किसका है? तो शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। और यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अरस्तु का है। जी हाँ दोस्तों, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है साथियों, यह कथन किसका है? कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास। तो यह कथन तो सभी को पता है, यह महात्मा गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन बनता है कि यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण व प्रगतिशील विकास है। तो यह कथन किसका? यह कथन दोस्तों पेस्टोलॉजी का है। जी हाँ दोस्तों, पेस्टोलॉजी का है यह। अगला क्वेश्चन बनता है कि किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं? तो किसने बताए हैं? जॉन डीवी ने बताया था इसको। किसने बताया था साथियों? जॉन डीवी के अनुसार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनता है कि मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवाद दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को दोस्तों बता दूं कि ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सभी साथी ज्वाइन करके, जो भी साथी नहीं ज्वाइन किए हैं वो भी साथी ज्वाइन करके पीडीएफ को अवश्य ले लेंगे। क्लास खत्म होने के बाद आप डायरेक्टली टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उस पर सर्च कर सकते हैं हाई-फाई स्टडी। ठीक है, हाई-फाई स्टडी 94 आप सर्च करिए, तुरंत ही आपको चैनल मिल जाएगा इसी लोगो से। और लोगो देख के आप लोग चैनल पहचान लेंगे, क्योंकि बहुत सारे हाई-फाई स्टडी के नाम से बन चुके हैं, बहुत लोगों ने फेक भी बना लिए हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ लोगो देखना है, ठीक है, और उसके सब्सक्राइबर देखना है लगभग 2000 के ऊपर, उसी को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि लोगो भी लोग चुरा लेते हैं, उसको भी लगा देते हैं। ठीक है, तो हाई-फाई स्टडी 94 आपको सर्च करना। हाई-फाई स्टडी 94 से आपको एक ही मिलेगा, हाई-फाई स्टडी से आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन 94 को यूज नहीं कर सकता, इस वजह से आपको एक ही और यही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं आप अच्छे समझ में गए होंगे, पीडीएफ को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। अगला बनता है कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो जॉन डीवी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। किसने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर रॉस का है। ठीक है, प्रोफेसर रॉस का है यह कथन। अगला क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो शिक्षा की प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र की प्रशिक्षित करता है। और यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसने कहा है? प्लेटो का है यह कथन। ठीक है दोस्तों, किसका है? प्लेटो का है। अगला क्वेश्चन बनता है कि यह कथन किसने कहा है? कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। समाज विहीन जो व्यक्ति है वह कोरी कल्पना है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन रेमंड ने कहा था। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ आपको एक काम करना है, ये पीडीएफ ऐसा नहीं करना है आपको कि ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर रहे हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इसको नोट डाउन भी कर रहे हैं बुक पे। बिल्कुल ना नोट करिए, बिल्कुल ना नोट करिए। जिसकी पीडीएफ आपको नहीं मिल पा रही है वो चीज़ आप लोग डाउनलोड करिए, वो चीज़ आप लोग नोट डाउन करिए शॉर्ट स्क्रीन ले करके। ठीक है, वो चीज़ आपको नोट डाउन करना है। और ये तो आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ रहेगी
लीजिए। अगर आप नोट करने में यही क्वेश्चन आपके ईमेल इसमें लिखें, इसी में से पढ़ लीजिए, या फिर अगर नोट करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप नोट ही करते रहेंगे तो फ़ायदा क्या है, आपका 31 दिन निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा आप सभी को दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से नोट डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो आपको दिया जा रहा है सिर्फ वही पढ़िए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसका, समाज विहीन कोरी कल्पना है, या किसका है कथन, या रेमंड का है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है, यह कथन पेस्टोलॉजी का। जी हाँ दोस्तों, यह कथन किसका है, पेस्टोलॉजी का है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों जो बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसका, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। कथन लॉक का है, ठीक है, लॉक का है। यह कथन किसने कहा था, यानी कथन क्या है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है, यानी उसमें निकाई गुड़ाई करेंगे, कृषि करेंगे, अगर ऐसे बंजर भूमि में पड़ा रहेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा पेड़ पौधे को, तो वो कहाँ वृद्धि होगी उसकी, ठीक है। तो पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है एवं मनुष्य के द्वारा शिक्षा का होता है। अगर मनुष्य के जीवन में शिक्षा नहीं होगी तो मनुष्य एक मिट्टी के ढेर के समान होगा। अगर मनुष्य के जीवन में शिक्षा नहीं है तो मनुष्य एक मिट्टी के ढेर के समान होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि वीडियो आपका है, मेरा वीडियो है नहीं, इसे आप पढ़ेंगे, आप सीखेंगे और आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो इस वीडियो को जल्दी से कर दिए, जल्दी से लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और जो भी साथी अभी चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में आप फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, इन सभी पे आप ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, वंदे मातरम।